हाँ जी, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जब भी कोशिका की एटीपी आपूर्ति समाप्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से किस एंजाइम की गतिविधि बढ़ जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस के अगर आपको स्टेप याद है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम, फास्फोरिलेशन हो गया ग्लूकोज का। फिर इसका कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोहेक्सो आइसोमराइजेशन हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फिर इसका फिर से फास्फोरिलेशन हुआ तो इसने प्रोडक्ट जो बन रहा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बिसफॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यहाँ पे इस स्टेप पे एंजाइम जो है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फास्फोरिलेशन फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, इस स्टेप पे एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और यही स्टेप जो है रेट डिसाइडिंग स्टेप है आपके ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइकोलिसिस की दर को निर्धारित करने वाला एंजाइम कौन है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हाई लेवल की थोड़ी सी बात है, समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिएगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो है ये रेट निर्धारित करता है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक जी, चलिए आगे चलता हूँ। तो मैंने सीधे ही शुरुआत कर दी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी में। लास्ट जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ड्यू टू सर्टन रीजन टेक्निकल फ्लॉ की वजह से बीच में ब्रेक हो गया। लेक्चर था वो कि ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो इस वाली स्लाइड पे, इससे पहले वाली स्लाइड पे आके ड्यू टू सर्टन रीजन वो ब्रेक हो गया, उसी को मैंने वहीं से कंटिन्यू किया। तो एक बार फिर से रस्म अदायगी करते हुए आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है सुमो बायोलॉजी में। चलिए, ग्लाइकोलिसिस के अदायगी चरण में पहला कदम क्या है? अब देखिए, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग दो फेज़ में बांट सकते हैं, पहला इन्वेस्टिंग फेज़, दूसरा पे ऑफ फेज़। इन्वेस्टिंग फेज़ या कहिए कि जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इन्वेस्टिंग फेज़ में आपके एटीपी खर्च होते हैं। तो एक तो आपका एटीपी खर्च हुआ है जब ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, दूसरा एटीपी खर्च हुआ है जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फास्फोरिलेशन हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। तो उनको हम लोग मानते हैं इन्वेस्टिंग फेज़ में। और पहला पे ऑफ फेज़ का पहला स्टेप है जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फो बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। ये हमारा पहला स्टेप है पे ऑफ फेज़ का, जहाँ से हमें रिवॉर्ड प्राप्त होने लगे, हमें पुरस्कार प्राप्त होने लगे, हम ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी लेने लगे। तो ये स्टेप हमारा पे ऑफ का पहला स्टेप है। आगे चलते हैं। ग्लूकोज के पाइरुवेट में परिवर्तन के दौरान केवल अगर एटीपी को ध्यान में रखें तो शुद्ध लाभ क्या है? तो केवल अगर एटीपी NADPH की बात ना करें, और अगर NADPH को भी आप NADH को भी आप हम कंसीडर कर लें एटीपी में, तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में हमारे पास 2 पाइरुविक एसिड मिल जाते हैं, 2 एटीपी शुद्ध लाभ के रूप में मिल जाते हैं, 2 NADH प्लस H प्लस मिल जाते हैं, और एक NADH बराबर है 3 ATP के। तो इसको अगर हम कन्वर्जन कर लें ATP में तो 3 गुणा 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, 6 और 6 और 2 ये, तो टोटल इन ऑल तब हम बोलेंगे 8 ATP। लेकिन अगर केवल ATP पूछा गया है तब हम बोलेंगे 2 ATP। तो आपका जवाब क्या होगा? 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस में 3 अपरिवर्तनीय चरण है, छोड़िए, ये आपके मतलब का नहीं है। आगे चलिए। ग्लूकोज के पाइरुवेट पर रूपांतरण के दौरान 2 NADH अणु उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण NADH उत्पन्न करता? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर दूसरे साल ये पूछा जाता। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन जब होता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में। इस स्टेप पे एंजाइम कौन सा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम। इस स्टेप पे आपका रिड्यूसिंग पावर मतलब NADH जनरेट होता है।
ठीक है जी। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में रूपांतरण, इस स्टेप पे आपकी रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई है। ग्लाइकोलिसिस में प्रतिबद्ध कदम क्या है, हटाइए, ये भी आपको मतलब का नहीं है। यह एंजाइम, हाँ जी, यह एंजाइम एटीपी से ग्लूकोज में फास्फोरिल समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता। कौन एंजाइम है? एक्सोकाइनेज। एक्सोकाइनेज ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को, फॉस्फोरिल ग्रुप को, किस पे? एटीपी से ग्लूकोज पे, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो एक्सोकाइनेज एंजाइम, इसको टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के ग्लाइकोलिसिस के बीच के चरणों में से नहीं है। क्या नहीं है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बीच के चरण में क्या नहीं बन रहा है, कह रहा है। तो अगर आपको हम लोग पहले लिख लें फिर से, ग्लूकोज था शुरुआत में हमारे पास, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एक्सोकाइनेज एंजाइम, फिर आइसोमराइजेशन हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, फिर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो गया, किस में? ढाप में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पागल में फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ढाप का आइसोमराइजेशन हो जाएगा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के नीचे 1,3-बाईपेगा, इसके बाद 3-पेगा, 2-पेगा, 3-पेगा, 2-पेगा, पेप्पा। अब देख लेते हैं, हम लोग के पास हमने लिख लिया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये है, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बाईपेगा, 3-पेगा। यहाँ तक आते आते पूछना है इनके बीच में क्या नहीं है, तो 1 मिनट होल्ड करते हैं। हाँ जी, इसके बीच में क्या नहीं बना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-PGA, इसके बीच में 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट का हुआ गठन हुआ, NAD का NADH में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे इस स्टेप पे हुआ, ये भी हुआ। ATP सिंथेसिस हुआ, ATP सिंथेसिस 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन होता है तो ATP बनता है, ATP सिंथेसिस भी हुआ। फास्फोग्लिसरेट काइनेज द्वारा कैटालिसिस, फास्फोग्लिसरेट काइनेज द्वारा कैटालिसिस ये भी हुआ। तो NAD का NADH में परिवर्तन, NAD प्लस का NADH में परिवर्तन, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट का गठन, ATP सिंथेसिस, फास्फोग्लिसरेट काइनेज, फास्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पे ये एंजाइम है। तो सभी चीज़ें हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हुआ। ऑल ऑफ दिस हैपन, ये सभी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा है जो नहीं हुआ। यहाँ पे अगर ये होता है NADH का परिवर्तन NAD में, तो हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कर लेते हैं एडिट। NADH का परिवर्तन NAD में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हाँ जी, अब आपका ठीक हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग विकल्प जो थे ठीक नहीं थे, अब विकल्प ठीक हो गए। अब हम इसको टिक लगा लेंगे, NADH का NAD में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, NADH का NAD में परिवर्तन नहीं हुआ, ये हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलें। ग्लाइकोलिसिस रूपांतरण है, ग्लाइकोलिसिस में रूपांतरण ग्लूकोज का किस में हो रहा है? ग्लूकोज का अप टू द पायरुविक एसिड हो रहा है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण है, इसको टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा चरण ग्लाइकोलिसिस में दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है? तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, वो चरण जिस चरण को फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम निर्धारित करता है, वो चरण दर निर्धारित ग्लाइकोलिसिस की रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस को निर्धारित करता है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फास्फोरिलेशन फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट में, इस स्टेप पे जो एंजाइम है वो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज,
और यही रेट डिसाइडिंग स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। थोड़ी सी आपके एनसीईआरटी से बाहर की बात है, एनसीईआरटी में ये बात मेंशन नहीं। ईएमपी पाथवे में एडीपी से एटीपी बनने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? ईएमपी पाथवे में, ईएमपी ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एडीपी से एटीपी बन रहा है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। पिछले वाले मेरे लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। फोटो फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारा ईएमपी पाथवे में दो जगह जो एटीपी बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा? 1,3-PGA बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, इस स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। और 10th स्टेप फास्फोइनोल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, पाइरुविक एसिड जो बनता है, ये स्टेप पे भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। तो दो जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। तो ये क्या है जी? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए आवश्यक क्रेब चक्र का उत्पाद है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं और जो क्रेब चक्र का उत्पाद है वो है हमारे रिड्यूसिंग पावर NADH2 और FADH2, NADH और FADH2। ये इसको आंसर कर लीजिए। ये रिड्यूसिंग पावर जब ऑक्सीडाइज्ड होती हैं और इनके इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आते हैं वाया ETS, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है उनकी वजह से। इसको आप टिक लगा लीजिए, यही सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकार है? क्वेश्चन हटाइए। पाइरुवेट का प्रवेश TCA साइकिल में। अब इसके आगे के जो आ गए क्वेश्चन वो TCA साइकिल या थोड़े से उससे आगे के आ गए। ग्लाइकोलिसिस के किस उत्पाद में अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है? तो ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, पाइरुविक एसिड में अभी भी मज़े की ऊर्जा है। किस उत्पाद में अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती? पाइरुविक एसिड में अभी भी ऊर्जा है। एरोबिक श्वसन का विकास किस कोशिका घटक में हुआ? एरोबिक श्वसन का विकास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम लोग पहले आगे के और चीज़ें पढ़ लें, तब आते हैं इस पे लौट के अपने क्वेश्चन पे। पहले हम लोग आगे की और चीज़ें पढ़ लें, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के आगे किण्वन। ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। किण्वन से फॉर एग्जांपल ईस्ट में यूनिसेलुलर हमारा कवक का एग्जांपल ईस्ट में से फॉर एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियाँ जब वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, तो ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किण्वन में हो क्या रहा? व्हाट इज फर्मेंटेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा। एनएरोबिक अनॉक्सी कंडीशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति के बगैर श्वसन। तो किण्वन में से फॉर एग्जांपल के तौर पे ईस्ट में, जो कि एक कोशिकी कवक है, यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। तो किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनऑक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा, और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं डिफरेंट स्टेप में, पाइरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। ग्लूकोज, पाइरुविक एसिड और पाइरुविक एसिड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन एनारोबिक कंडीशन। तो अप टू द लेवल ऑफ पाइरुविक एसिड, वो तो हम लोग पढ़ा है। यहाँ से चले ए स्टेशन से बी स्टेशन तक पहुँचे, तो यहाँ तक के रास्ते को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। ये रास्ता कहला रहा ग्लाइकोलिसिस। तो हमारे पास क्या है? पाइरुविक एसिड। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा, फर्मेंटेशन किण्वन हो रहा। पाइरुविक एसिड का फेथ क्या होने वाला, उसका भविष्य क्या है? तो ये ईस्ट के केस में पाइरुविक एसिड की ट्रेन जाके रुकेगी कहाँ? इथेनॉल पे।
ठीक है जी। पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो वो एंजाइम जो इन प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित कर रहे हैं वो एंजाइम है पायरुविक एसिड, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, दो एंजाइम हैं, दो स्टेप में रिएक्शन ही होता है, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे जीव, कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, पायरुविक एसिड तक आए थे, तो वहाँ पे ये बात हम लोगों ने बोली थी भाई पायरुविक एसिड का भविष्य क्या हो रहा, डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये श्वसन हो रहा और किन कंडीशन में हो रहा। उनमें से तीन ये यहाँ पे हम खड़े हैं, तिराहा है, ये तीन रास्ते निकल रहे हैं। कि पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होने वाला वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो किस रास्ते पे जाते हैं नहीं, किस कंडीशन में और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस कोशिका की बात हो रही है। तो अगर ईस्ट की बात हो रही है तो ये रास्ता जाके रुकेगा इथेनॉल पे। अगर कुछ बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात हो रही है तो ये रास्ता जाके रुकेगा लैक्टिक एसिड पे। और अगर ह्यूमन सेल्स की बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है और कंडीशन एरोबिक है, ये दोनों जो रास्ते हैं ये एनएरोबिक के रास्ते, फर्मेंटेशन जिनको हम लोग बोलते हैं, ये वाला रास्ता एरोबिक रेस्पिरेशन का रास्ता है और कोई यूकैरियोटिक सेल है तो अल्टीमेटली ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, पायरुविक एसिड का पूर्णतः क्षय हो जाएगा और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। देखिए इन वाले रास्तों में जो, अब ध्यान से सुन लो, ये आपकी बात जो है NCERT में बोली नहीं गई, लेकिन समझ लीजिए अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर पायरुविक एसिड का एरोबिक कंडीशन में वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति की कंडीशन में इसका ब्रेक डाउन होता है तो अंत पंत जो आखिरी हमारे पास चीज़ें मिलेंगी वो इनऑर्गेनिक होंगी, अकार्बनिक तत्व होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे। लेकिन अगर आंशिक विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होगा एनएरोबिक परिस्थितियों में, जब परिस्थिति ऐसी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो पायरुविक एसिड आंशिक विखंडन होगा और अंत में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ कार्बनिक यौगिक होंगे, जैसे लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली बातें हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लाइन से मिलेगा नहीं। इस तरह जो मैंने बात अभी बताई वो डायरेक्ट आपको रेयर है पूछा जाए। NCERT से रिलेटेड, NCERT की लाइनें, NCERT की लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल आते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप केवल रट्टा मार के चीज़ों को पढ़ोगे तो भूलने के चांस होते हैं, समझ लोगे तो आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है जी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो NCERT आपको बता भी रही है, छुपा भी रही है, बता भी रही है, छुपा भी रही है। ये कहने का मतलब क्या? ये कहने का मतलब वही है जैसे युधिष्ठिर ने हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी को बताया था कि अश्वत्थामा माता मारा गया, लेकिन साथ में उन्होंने धीरे से बोल दिया था किंतु हाथी। तो बताया भी, छुपाया भी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ किण्वन की प्रक्रिया में ये बता रहा है कि ये एंजाइम, ये जो रिएक्शन हुआ ईस्ट में, ये रिएक्शन में ईस्ट में अगर एनाएरोबिक कंडीशन में, अनऑक्सी कंडीशन में पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है तो बनता है क्या? इथेनॉल। एथेनॉल बन गया। ठीक है, और उसने बोला दो एंजाइम है, ये बोल के वो आगे चला गया लैक्टिक एसिड पे। तो दो एंजाइम है तो भैया असल में बताना ये चाहता है कि दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा। ठीक, बताया भी, छुपाया भी। दो स्टेप, पहला स्टेप क्या है अब आप बात समझो। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज उसने लिखा है ना कि दो एंजाइम है। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बदल जाएगा, पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड एंड CO2। डिकार्बोक्सिलेज वो एंजाइम है जो डिकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। डिकार्बोक्सिलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ CO2।
CO2 का निकलना, दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन। तो पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फिर से देख लो आप, पाइरुविक एसिड in the presence of enzyme pyruvate decarboxylase, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। एसिटल्डिहाइड एंड CO2। क्यों बोल रहा हूँ अभी, जब ये अपना व्याख्यान, अपना प्रवचन में वाइंड अप करूँगा तब आप समझोगे कि मैं इतनी इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, 10 मिनट अपने और आपके क्यों ले रहा हूँ। CO2 बना। नेक्स्ट स्टेप पे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डी, 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, प्लस NaDH प्लस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जो यहाँ पे 2 एंजाइम लिखे हैं, इन्होंने लिखे पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, वो इस स्टेप पे है, और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वो इस स्टेप पे है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या बन गया? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। देखिए मैं यहाँ तक ले आया हूँ लिखने को, क्योंकि यहाँ लिखता तो ये लैपिंग ओवरलैपिंग हो जाती। C2H5OH प्लस NaD+। अब आप देखो पाइरुविक एसिड का जो फार्मूला है C3H4O3 है। यहाँ क्या बना? एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एंड CO2 निकला। C3H4O3, देखिए 3 एटम थे, 1 2 और ये तीसरा। H4 था 3 और 1 4, ठीक है। ऑक्सीजन 3 थे, 1 और 2 3, ठीक है। CO2 निकल गई, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद CH3CHO, CH3CHO, CH3CHO और NaDH2, NaDH+। यहाँ बन गया C2H5OH। कार्बन 2 थे, कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन 4 थे, 2 यहाँ से आए, 6 थे, 5 और 1 6, ठीक, क्लियर। तो ये आपसे पूछा क्या जाता, पूछता है कि किण्वन में फर्मेंटेशन में, किस फर्मेंटेशन में CO2 निकली। ये पूरी रामायण बताने का आपको कारण क्या है? एक तो ये बात समझ लीजिए, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। जो बातें आपने आगे समझनी है, 2 स्टेप रिएक्शन है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व होती है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व नहीं होती, CO2 नहीं निकलती। ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता था, जो इतनी आपको व्याख्यान मैंने दिया। फिर से समझ लीजिए, एक तो 2 तरह का फर्मेंटेशन आपके यहाँ पे जिक्र हुआ, एक लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल ईस्ट करता है। ईस्ट जो सेल है हमारी, थोड़ा सा ज्ञान और लो, ये एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव करती है, दोनों तरह का रेस्पिरेशन करती है। तो जब हम लोग एल्कोहल बनवाते हैं, ऊले लाला ऊले हो, विजय माल्या जी जो निकल लिए छैया छैया, एल्कोहल जब बनवाते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो ईस्ट को एनाएरोबिक कंडीशन में मोलासिस पे, शुगरी सोल्यूशन पे ग्रो कराते हैं, और मोलासिस का वो फर्मेंटेशन करके एल्कोहल जनरेट करता है एनाएरोबिक कंडीशन में। 2 स्टेप रिएक्शन है, वो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट स्टेप पे पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, दूसरे स्टेप पे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है, पूरी रामायण का लब्बोलुआब ये है, CO2 निकलेगी, 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। यहाँ के लिए आपने क्या जानना है कि CO2 निकलती है, 2 स्टेप है। पहले वाले में पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, दूसरे वाले में एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। दूसरे कुछ जीव, फर्मेंटेशन की बात हो रही, किण्वन की बात हो रही है, दूसरे कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। यह चरण चित्र में दर्शाए गए हैं। अच्छा जी भैया, बहुत अच्छी बात है, दर्शाए, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। चित्र में दर्शाए गए हैं, अच्छी बात है, ये चरण चित्र में दर्शाए गए हैं। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती, तब पाइरुविक एसिड, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक एसिड में अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अपचयन और उपचयन, अपचयन का मतलब रिडक्शन, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन। लैक्टिक एसिड का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, किसमें? पाइरुविक एसिड का रिडक्शन हो गया लैक्टिक एसिड में।
ठीक है। तो इस बार जो है पायरुविक एसिड का एन रिड्यूसिंग पावर NaDH+H+, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे एंजाइम है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इस बार। तो पायरुविक एसिड अब बदल दिया जाएगा किस में, लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो गया लैक्टिक एसिड में, और ये रिड्यूसिंग पावर गेट ऑक्सीडाइज, इसका उपचयन हो गया Na+, में। इसने अपने हाइड्रोजन दे दिए किसको, पायरुविक एसिड को, और हाइड्रोजन का जुड़ना किसी सबस्ट्रेट से, दैट इज़ द रिडक्शन। तो पायरुविक एसिड C3H4O3 अभी लिखा था, और लैक्टिक एसिड C3H6O3, 2 H इसको मिल गए, कहाँ से मिल गए, ये रिड्यूसिंग पावर से NaDH2 से। ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसका उपचयन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन है, यहाँ पे एंजाइम है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अब यही बात मैं हाईलाइट करना चाहता था, किण्वन दोनों है, लेकिन अगर वो उसने जो बताया आपको, देखिए CO2 निकलती बताई। अब वो यहाँ से अगर आपसे पूछेगा भैया कौन से किण्वन में CO2 निकलती है, तो नीचे उसने दे रखा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा दे रखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तीसरा दे रखा है इन बोथ, चौथा दे रखा है कोई नहीं। आपको किसको टिक करना है, CO2 किस में निकलती है, CO2 निकलती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। बात समझ में आ गई, नहीं आई फिर से समझ लो। क्वेश्चन है कौन से किण्वन के दौरान CO2 निकलती है। विकल्प आपको दे रखे हैं लैक्टिक एसिड किण्वन, लैक्टिक फर्मेंटेशन, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तीसरा इन बोथ दोनों में, चौथा दोनों में नहीं, किसी में नहीं। आपको किसको टिक करना है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। CO2 किस में निकलेगी, केवल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलेगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं निकलेगी। या क्वेश्चन ये आ सकता है किण्वन से कि भैया अगर ईस्ट है और फर्मेंटेशन हो रहा है या एनाएरोबिक कंडीशन है तो उत्पाद क्या होगा, इतना लिख के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ ईस्ट परफॉर्मिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनाएरोबिक कंडीशन, ईस्ट में अनॉक्सी श्वसन हो रहा है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अनॉक्सी परिस्थितियों में ईस्ट श्वसन कर रहा है, उत्पाद क्या होगा। तो उत्पाद में उसने लैक्टिक एसिड दे रखा, पायरुविक एसिड दे रखा, आपको एल्कोहल दे रखा और कुछ भी XYZ, तो आपको किसको टिक करना है, एल्कोहल को। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे बातें बताई गई हैं। तो बेसिकली आप अगर कोई भी अपना उठा के नीट का पेपर देखेंगे तो 70 to 75 क्वेश्चन तो डायरेक्ट लाइन से होते हैं। डायरेक्ट लाइन से कि ऐसा लिखा रहेगा एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की लैक्टिक एसिड किण्वन को कौन से एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं। तो नीचे विकल्प में एक लाइन, एक विकल्प ये होगा, बाकी 3 विकल्प और होंगे जो डायरेक्ट लाइन से सीधे सीधे स्ट्रेट। और 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, जो बात बताई छुपाई वाली मैंने बात बताई उस तरह से। और 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं बाउंसर वाले, जो बाहर से वो पकड़ के ले आते हैं, जिसको कि मैंने इस बार बोला है कि इस बार अंदर की खबर है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडेंस थी कि बिल्कुल NCERT को आप कवर करिए। तो बायो का तो पूरा ही पेपर NCERT से आया था, 1-2 क्वेश्चन बाहर से थे, लेकिन वो उस वाले पोर्शन में थे जिसके में आपको विकल्प था कि उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि पूरे ही क्वेश्चन NCERT से आए थे। और नेक्स्ट कमिंग 2022 में आप मुझसे लिखवा लो 89 to 90 क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से ही होंगे। NCERT के बाहर से एक आध कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट NCERT से ही पूरे क्वेश्चन आने हैं। तो NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और जो बातें बताई गई हैं समझ लीजिए, कुछ छुपाया कुछ बताया वाली बातें भी समझ लीजिए, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो इस तरह से वो आते ही हैं जो कुछ छुपाया कुछ बताया वाले पैटर्न के होते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई हम लोग की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। प्राणियों की मांसपेशी में, हम लोग के जीवों की मसल्स में, कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, आप मानिए किसी से बॉक्सिंग कर रहे हैं या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ी भैया? ऑक्सीजन आखिरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, और इसका सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल है। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। हार्ट और आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन इस बात को मैनेज करेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंचाएं। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? तो सेल्स, जिन सेल्स को नहीं मिल पा रहा मांसपेशियों को ऑक्सीजन, वो एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो ऑक्सी श्वसन की जगह अनऑक्सी श्वसन करने लगेंगी, और तब मसल में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे अभी हम लोगों ने जो देखा पायरुविक एसिड का लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन, तो हमारी सेल्स वही करने लगी, और लैक्टिक एसिड नाउ गेट एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स। लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगा, तो कुछ देर बाद आपको क्रैम्प्स या आपको मांसपेशियों में थकान लगने लगती है, वो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से लगती रहती है। तब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज दौरान लैक्टिक एसिड में अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अपचयी कारक कौन है? NaDH2 है। रिड्यूसिंग पावर कौन है? रिड्यूसिंग पावर NaDH2 है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो NaDH2 का कन्वर्जन NAD में, NaDH2 का कन्वर्जन NAD में, ये इट गेट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में रिडक्शन हो गया। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए याद रख लीजिए, फिर से आप बात समझो, थोड़ी सी और ज्ञान लो। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी रासायनिक सबस्ट्रेट से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन है, या हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या हम लोग बोलेंगे लूज ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसने अपने हाइड्रोजन खो दिए, ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह से रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो रिड्यूस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसने हाइड्रोजन किसने गेन कर लिया? पायरुविक एसिड ने हाइड्रोजन गेन किया और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो पायरुविक एसिड का रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, ये हुई बात। दोनों लैक्टिक एसिड तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती। तो भले तो किण्वन किसी भी तरह का हो, भले हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, तो जो ऊर्जा है पायरुविक एसिड में पूरी तरह से नहीं निकल रही। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अप टू द लेवल ऑफ पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस था। पायरुविक एसिड ये तिराहे पे खड़ा है, किधर चला गया? या तो लैक्टिक एसिड की तरफ या इथेनॉल की तरफ। देखिए, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखाया है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। तो जब पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो उसमें जितनी भी एनर्जी है बहुत कम एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज से 7% से कम एनर्जी। तो ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी है उसके पास 100 रुपये थे, तो 7 रुपये से कम। तो ग्लूकोज से कह रहा है जी, ग्लूकोज से 7% से भी कम एनर्जी निकलेगी अगर फर्मेंटेशन होगा, और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले एटीपी के निर्माण में नहीं हो पाता, और इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका कन्वर्जन एटीपी के रूप में नहीं हो पाएगा। अम्ल व अल्कोहल बनाने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। लैक्टिक एसिड का बनना या अल्कोहल का बनना ये सेल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए नुकसानदेह है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनने के दौरान कितने शुद्ध एटीपी का निर्माण होता? 2। तो यहाँ तक जब हम आए थे, पायरुविक एसिड तक जब हमने बनाया था, बात फिर से समझ लीजिए, आपने क्या कमाया था, क्या हासिल किया था? 2 शुद्ध एटीपी हासिल किए थे, 2 NaDH2 हासिल किए थे। रिड्यूसिंग पावर जो चेक है, जिनको आप कैश में बदल सकते हो और इनसे एटीपी निकलवा सकते हो। 1 NAD बराबर है 3 एटीपी के, लेकिन ये चेक आपसे वापस ले लिएगा। ये देखिए, इस स्टेप पे वापस ले लिया गया।
तो आपका ये तो आपसे छिना लिया गया, आपके पास यही बचा। तो आपका जवाब क्या होगा? ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनने के दौरान कितने शुद्ध एटीपी का संश्लेषण? 2 शुद्ध एटीपी का संश्लेषण। के दौरान उपयोग में आने वाले एटीपी की संख्या घटाकर गणना करें कि कितने एटीपी का संश्लेषण? 2 एटीपी। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है, अब अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, अल्कोहल प्रोड्यूस होते होते जब इसकी कंसंट्रेशन मोर देन 13% हो जाएगी, जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन मोर देन 13% हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो ईस्ट के लिए यह मृत्यु का कारण बनती है। तो ये टॉक्सिक कंडीशन बन जाती है। ईस्ट के लिए मृत्यु का कारण विषाक्तता हो गई। तो 13% से ऊपर जैसे ही जाएगा, ईस्ट चोक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो इसको जनरेट कर रहा है, अगर उसमें ईस्ट में 13% से ज़्यादा मात्रा हो गई अल्कोहल की, तो ये ईस्ट के लिए प्राणघातक है। ईस्ट का बोलोराम हो गया। प्राकृतिक किण्वन पेय में अल्कोहल की अधिक सांद्रता कितनी होगी? अब प्राकृतिक रूप से अगर आप अल्कोहल जनरेट करवा रहे हैं ईस्ट से, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी हो सकती? 13 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 13 से अधिक होते ही हो तो उसका जीवन लीला समाप्त। क्या आप सोच सकते हो कि मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा, इसमें अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त करी जाती है? अब आप विस्की, बियर, रम, ये सब चीज़ें जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, अल्कोहल वगैरह जो हैं, ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल की ड्रिंक में अगर 13% से ज़्यादा अल्कोहल की सांद्रता तो कैसे हुई? डिस्टिलरी के द्वारा। डिस्टिलरी, उला लाला उले हो, उला लाला उले हो, डिस्टिलरी लगा लो और कंसंट्रेशन बढ़ा लो। तो ये डिस्टिलरी से ये चीज़ें अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या यह वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? अभी तक हम लोगों ने ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण की बात करी। और इसके द्वारा मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय को आवश्यकता के अनुसार बहुत से एटीपी अणुओं का संश्लेषण करती है। और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो जितनी भी एनर्जी निकली उसको एटीपी बनाने के संदर्भ में इस्तेमाल कर लिया जाता है। यूकैरियोटिक के यह सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। यूकैरियोटिक सेल ये दिखाएंगी, और यूकैरियोटिक सेल में ये सभी जो स्टेप है कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन, पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजनक कंडीशन में, जिसको कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन, पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, और इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा निकलती है। और अंत पंथ हासिल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एनर्जी। इस प्रकार का श्वसन सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। इस प्रकार का श्वसन सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इस प्रक्रिया को अगले खंड में पढ़ेंगे, तो हम भी अगले खंड में पढ़ेंगे। हम अभी क्यों पढ़ेंगे? हमें ज़्यादा पढ़ने की आदत है? नहीं, हम भी अगले खंड में, अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। और ऑक्सीश्वसन की बात, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूँ। ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम लोग करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मेरे ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, हिट बटन दबा दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को करा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के हो रहे हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कम है। आपको टेस्ट वगैरह भी अपीयर करते रहना चाहिए, अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, साथ के साथ डीपीपी भी लगाते रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए सुमो बायोलॉजी नाम से मेरा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सुमो बायोलॉजी को। उस ऐप पे आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको करीब 200 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलेंगे, साथ में 90 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक टेस्ट पेपर भी मिलेगा। तो अगर आप हर चैप्टर से 400 से 500 क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे, 38 चैप्टर कुल है, तो आप समझिए आप करीब 19,000 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे, तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये पेड हो जाएंगी सब चीज़ें। अभी आपके लिए फ्री है, फ्री टू फ्री FOC। मुझे पता है फ्री का ज्ञान बुरा लगता है, इसीलिए शायद आप लोग हिचक रहे हो, लेकिन
कल को ट्रेन छूट जाए उससे पहले ही अपलोड कर लीजिए और ये सारी बातों का फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इस पे टैक्सेस लगने लगेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।